एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी आ चुके हैं स्टेट पीसीएस की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में और आपकी यूज़फुल रहेंगे आने वाली बीयू की परीक्षा में एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें आज हम फिजिक्स से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101, जैविक प्रौद्योगिकी है। ए, एड्स से बचने की प्रतिरक्षा पद्धति। बी, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। या फिर डी, मोतियाबिंद के बचाव की तकनीक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जैविक प्रौद्योगिकी होती क्या है। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम अपनी जो फसल है उसमें सुधार कर सकते हैं। जेनेटिक स्तर पर हम उनकी जीन्स में बदलाव करके हम उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, उन्हें कीड़ों के लिए ज़्यादा इम्यून कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हमारी जो जैविक प्रौद्योगिकी होती है उसका सही आंसर है आपका खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 102, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा। ए, निर्वात में, बी, वायु में, सी, जल में या फिर डी, इस्पात में। देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, उन ऑब्जेक्ट्स में होता है या उन कहना चाहिए मटेरियल्स में होता है जिनका घनत्व यानी डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी, घनत्व होगा आपका डी, इस्पात का यानी स्टील का। तो ध्वनि का वेग आपका अधिकतम किस में होगा, डी, इस्पात में यानी स्टील में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ए, 10 डेसिबल, बी, 20 डेसिबल, सी, 60 डेसिबल या फिर डी, 100 डेसिबल। तो देखिए जो मनुष्य के कान होते हैं उनका क्या होता है, वो कितने डेसिबल से सुन सकते हैं, क्या उनका स्तर होता है, वो सुन सकते हैं। जो मनुष्य के कान होते हैं वो आपके 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक वो सुन सकते हैं आपके। तो जो पत्तों की सरसराहट है वो बहुत ही कम आवाज़ होती है, उसे सुनने के लिए काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन हम उसे सुन सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपका, इसमें जो आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 20 डेसिबल। कौन सा, 20 डेसिबल सही होना चाहिए। तो आपका बी आंसर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका 104, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य पिच है जो निर्भर करता है ए, तीव्रता पर, बी, आवृत्ति पर, सी, गुणता पर या फिर डी, आयाम पर। देखिए तारतम्य पिच क्या होता है, जो आपका हाई नोड होता है और लो नोड होता है उसको हम पिच बोलते हैं। किसी की आवाज़ जो होती है उसका पिच होता है वो, तो वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो आपका करता है बी, आवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करता है, बी, आवृत्ति पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 105, गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया था। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया था, ए, सितंबर 2014 में, बी, सितंबर 2015 में, सी, अगस्त 2017 में या फिर डी, अक्टूबर 2017 में। तो आपके गुरुत्वीय तरंगों को जो पहली बार देखा गया था वो देखा गया था आपका सितंबर 2015 में देखा गया था आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका 106, ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है। ए, रूपग्राम, बी, ध्वनिग्राम, सी, अर्थग्राम या फिर डी, वाक्य विन्यास। तो जो ध्वनि की मूलभूत इकाई होती है वो होती है आपकी बी, ध्वनिग्राम। तो इसका आपका आंसर बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। ए, रूपग्राम, बी, ध्वनिग्राम, सी, ग्रेफेम या डी, फेनोस। तो ये भी वही चीज़ पूछा है कि ध्वनि की सबसे मूलभूत इकाई या छोटी इकाई कौन सी होती है। तो अभी हमने ऊपर देखा था वो ध्वनिग्राम होती है, तो इसका भी आंसर बी सही हो जाता है, बी, ध्वनिग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है।
ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होता है, अभी हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम उनमें होता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है आपका, इसमें से है वो स्टील, तो आपका स्टील आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, जैसे आपकी टेलीविज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ए दृश्य प्रकाश, बी इंफ्रारेड, सी अल्ट्रावायलेट या फिर डी माइक्रोवेव। तो इसका सही आंसर है आपका डी माइक्रोवेव। आपकी जो माइक्रोवेव तरंगे होती हैं वो आपके दूर संचार यानी आपके टेलीविज़न के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। जो दूरदर्शन आपकी होती है प्रसारण, उसमें ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की जो तकनीक होती है वो कौन सी होती है आपकी। ए आयाम मॉड्यूलन, बी नाड़ी संकेत मॉड्यूलन, सी आवृत्ति मॉड्यूलन या डी समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी आवृत्ति मॉड्यूलन। हम दूरदर्शन प्रसारण जो होते हैं आपके टेलीविज़न, उसमें ध्वनि संकेतों को जब प्रेषित करते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, उसमें आपकी होती है आवृत्ति मॉड्यूलन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की तरफ बढ़ते हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए ध्वनि तरंगों का, बी प्रकाश तरंगों का, सी रेडियो तरंगों का या फिर डी सूक्ष्म तरंगों का। जो हमारा रिमोट होता है जिससे हम अपना टीवी कंट्रोल करते हैं, तो उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है आपका सी रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 115, पराश्रव्य ध्वनियाँ वे हैं जिनकी आवृत्ति होती है ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगों की जो इंग्लिश होती है वो आपकी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये वो ध्वनियाँ होती हैं जिसे मनुष्य का कान सुनने के लिए सक्षम नहीं है, पर इनका यूज़ कई चीज़ों में किया जाता है। जैसे आपका बीमारियों का उपचार करने में किया जाता है या फिर आपका कीड़ों को नष्ट करने में किया जाता है, तो इनका उपयोग कई जगह किया जाता है। तो इनका जो आवृत्ति होती है वो आपकी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी आवृत्ति, तो ये हम नहीं सुन सकते, तो ये अल्ट्रासोनिक आपकी वेव्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, बी उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सी वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, डी वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो देखिए कॉस्मिक वर्ड जहाँ लग जाता है वहाँ स्पेस की बात होती है, आपके अंतरिक्ष की बात होती है। तो इसमें से कौन सा इनके बारे में सही नहीं है, तो इनका सही नहीं है आपका, वो है आपका ए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 117 की तरफ। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं। ए रेडियो तरंगों का, बी श्रव्य ध्वनि तरंगों का, सी पराश्रव्य तरंगों का या डी अविश्रव्य तरंगों का। तो आपका जो सोनार होता है उसका उपयोग में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, उसमें करते हैं हम पराश्रव्य तरंगों का, जिनकी आवृत्ति आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इनका हम प्रयोग करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके 118 की तरफ। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। ये प्रपंच या फिनोमिनन किसका उदाहरण है। ए रमन प्रभाव का, बी जूल थॉमसन प्रभाव का, सी कॉम्पटन प्रभाव का या फिर डी डॉपलर प्रभाव का। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है आपका प्लेटफॉर्म पर और अगर ट्रेन आ रही है तो जब वो उसके पास आएगी तो उसको जो सीटी की ध्वनि है वो तेज़ सुनाई देगी आपकी, और जब ये दूर जाएगी, ट्रेन आपकी दूर चली जाएगी तो ये आपकी कम हो जाएगी, आपकी सीटी की जो आवाज़ है। तो ये जो फिनोमिनन है ये किसका उदाहरण है, तो ये है आपका डॉपलर इफ़ेक्ट का उदाहरण है आपका। ये आपका किसका उदाहरण है, ये आपका डॉपलर इफ़ेक्ट का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ए, उनकी आँख के तारे बहुत बड़े होते हैं। बी, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। सी, प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। डी, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो देखिए, जो आपकी चमगादड़ होती है या बैट्स होते हैं, उनकी जो रात की दृष्टि होती है वो बहुत कम होती है। वो आपने देखा होगा जब रात में चमगादड़ निकलते हैं तो वो इधर उधर टकराते हैं, तो उनकी रात की दृष्टि तो बहुत ख़राब होती है। लेकिन वो है तो नॉकटर्नल ना, नॉकटर्नल मतलब निशाचर हैं, वो रात में ही निकलते हैं, अपना शिकार रात में करते हैं। तो भाई ऐसे कर कैसे पाते हैं वो? ऐसा करने के लिए वो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पराध्वनि निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रात में बैट उड़ रहा है, ये आपका बैट उड़ रहा है और ये वेव्स निकालते हैं अपने से। तो आगे अगर इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये उनका लोकेशन करता है, उनके लिए निर्देशित करता है और ये उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से अपना रात में भी शिकार पकड़ लेते हैं। तो आपका डी सही हो जाता है, आपका 123 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तीसरा है, उनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और चौथा है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो आपका कौन सा सही है इसमें? पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, यह सारे ही सही हैं। तो आपकी जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति जो होती है वो आपकी होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है उनकी आवृत्ति। तो ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल भी हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आजकल ट्यूमर वगैरह के उपचार के लिए आपका इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो ये किसी भी चीज़ को तोड़ने में सक्षम होती हैं, किसी भी चीज़ को अलग करने में सक्षम होती हैं। तो इसका उपयोग आजकल ट्यूमर जैसे बीमारियों के उपचार में भी किया जा रहा है। और ये स्वचालित दरवाज़ों को भी नियंत्रित कर सकती हैं। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? इसमें सही हो जाता है आपका डी, ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। सेकंड, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला दूसरा तथा चौथा सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होना चाहिए? इसका जो फर्स्ट है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ये बात आपकी सही है। दूसरा है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो जो ध्वनि की गति होती है वो उनमें सबसे अधिक होती है जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। तो वो उसकी गति गैस में सबसे अधिक नहीं होगी। तीसरा, आपका मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो मैक संख्या होती है उसका ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगर मैक संख्या से ज़्यादा हो जाती है ध्वनि की गति तो वो आपकी इंसान के सुनने लायक नहीं रहती, सुपरसोनिक वेव्स बन जाती हैं वो। तो ये भी आपका सही है। और चौथा है, आपकी पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये भी सही है आपका। तो आपका जो सही है इसमें आपका डी वाला सही है, 1, 2 तथा 4 सही है आपका। आपका जो सेकंड 1, 2, 4 नहीं, आपका जो सही है 1, 3, 4 सही है, गलत हो गया, सॉरी, 1, 3, 4 सही है इसका, 1, 2, 4 नहीं। आपका सेकंड तो गलत ही है ना, तो 1, 3, 4 सही है। तो इस तरीके से आपका सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ए, ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, बी, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, सी, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, या फिर डी, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। तो देखिए, आप कभी भी पिक्चर हॉल तो गए होंगे आप, जिसमें पिक्चर चलती है, तो उसका जो
उसकी दीवारों पर या उसकी वॉल्स पर कभी आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो दीवारें बनी होती हैं वो आपकी ऐसी चीज़ की बनी होती हैं जैसे कि गत्ता यानी बोर्ड, मतलब इस तरीके का बोर्ड होता है वो, जो ध्वनि को अवशोषित करे। भाई ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, ऐसे क्यों बनाते हैं कि ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होगा तो उनके यहाँ जो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आती है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो जाएगी कि उनका जो हॉल है वो गिर सकता है। तो इसलिए जो पिक्चर हॉल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उसको हम ऐसा बनाते हैं कि वो आपकी ध्वनि को अवशोषित कर सके। तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। बी, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति का ज्ञान और स्थिति का ज्ञान करने के लिए। और डी है आपका वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो रडार होती है वो उनका प्रयोग कहाँ करते हैं? आपका ये लोकेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि आपकी वस्तु की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञान करते हैं। तो वो कौन सी रेडियो तरंगों द्वारा करते हैं? तो आपका 129 का सी सही हो जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञान करने के लिए। तो आपका बेसिकली कहाँ आर्मी द्वारा यूज़ की आती है रडार, तो इससे पता लगाया जाता है कि कौन कहाँ है, कैसे है ना, उस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि आप अपने घर में वजह से टीवी देख रहे हैं और बारिश हो जाए अचानक से, तो हमारे टीवी पर क्या लिखा हुआ आता है? हमारे टीवी पर लिखा हुआ आता है नो सिग्नल, ऐसे करके लिखा हुआ आता है। भाई ऐसे क्यों लिखा हुआ आता है? पहला, एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा अवशोषित कर लेती हैं। तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर सकती हैं। तो भाई इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। भाई 1 2 3 ही पूरे ही सही हैं। तो देखिए हमारे जो डिश एंटीनाज होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि उसमें जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो एक लिमिटेड उसमें प्राप्त होते हैं आपको, जो बहुत ही लिमिटेड प्राप्त होते हैं। ये सही हो गया आपका। दूसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो आपकी रेडियो तरंगें आ रही हैं उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं आपकी वर्षा की बूंदें। तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं उनको। तो ये भी आपका सही है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? इसमें आपका आंसर सही हो जाता है डी वाला, तीनों ही सही हैं, 1 2 3। तो फ्रेंड्स ये सेशन हम यहीं बाइंड अप करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।